बारे में हम पिछले क्लास में हम बताए थे। सेल के बारे में, सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन के कैसे कार्य करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम बताए थे। तो आइए हम जरा आज इसको डिटेल से ज़रा पढ़ते हैं। सेल के अंदर जैसे सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेन होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं, वैक्यूल होते हैं। सबका फंक्शन कैसे काम करता है, किस हिसाब से काम करता है, कैसे काम करता है, तो वो सारी चीज़ें हम बता दिए थे। चलिए आइए हम डिटेल से ज़रा पढ़ते हैं। जैसे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। पूछेगा कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है, तो सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटीन की बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। चलिए कोशिका झिल्ली पादप और जंतु बताए थे, जंतु और कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो अंतर सिर्फ इतना है कि मतलब जंतु को, ये पादप कोशिका में अगर होगा तो सेल के ऊपर, मतलब मान लीजिए ये सेल है ना, या इस तरह से जो अगर होगा तो सेल वॉल होगा। ये सिर्फ किस में होता है? प्लांट सेल में होता है। प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में होता है। और फिर ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। ये किस चीज़ की बनी होती है? ये प्रोटीन की बनी होती है। बताए थे ये किस चीज़ की बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। पूछेगा कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है, तो इनका जवाब है सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, याद रहेगा। अब उसके बाद कोशिका के सभी अंग इसी में रहते हैं। हम बताए थे इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसके अंदर सेंट्रोसोम होते हैं, इसके अंदर लाइसोसोम होते हैं, इसके अंदर गोल्गी बॉडी होता है, इसके अंदर वैक्यूल होते हैं, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो जितने सारे ऑर्गन है ना, सब किसके क्या होते हैं? एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं। अब सबका फंक्शन अलग अलग है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम अलग है, हम बताए थे। माइटोकॉन्ड्रिया का काम अलग होता है, राइबोसोम का काम अलग होता है, हम बताए थे। और उसके बाद फिर लाइसोसोम का काम अलग होता है, फिर राइबोसोम क्या कहते हैं, राइबोसोम का काम अलग होता है, वैक्यूल का काम अलग होता है। सबका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग काम है। उसके बाद फिर इसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है, हम बताए थे। इसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसे हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है, जीन होता है, और इनके अंदर भी एक तरल पदार्थ होता है, चिपचिपा तरल पदार्थ। इनको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर अगर तरल पदार्थ, सेल के अंदर अगर तरल पदार्थ होगा तो क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म कहलाएगा। सेल के अंदर अगर तरल पदार्थ होगा तो साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर अगर तरल पदार्थ होगा तो न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। सेल के अंदर अगर तरल पदार्थ होगा तो साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर अगर तरल पदार्थ होगा तो न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जरा देखिए, सेल के अंदर जो तरल पदार्थ है और जो न्यूक्लियस के अंदर जो तरल पदार्थ है, ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर अगर तरल पदार्थ है तो न्यूक्लियोप्लाज्म, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। न्यूक्लियस के अंदर अगर तरल पदार्थ होगा तो न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल के अंदर अगर तरल पदार्थ होगा तो साइटोप्लाज्म। सेल के बारे में बताए थे, सेल एक इंग्लिश नाम है और इसका बायोलॉजिकल नाम होता है साइटो, वहीं से बना साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर अगर तरल चिपचिपा गाढ़ा तरल पदार्थ अगर होगा तो क्या कहलाएगा? वो साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर अगर तरल पदार्थ होगा तो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। और इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति के बारे में हम बताए थे, ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। तो ये क्या होगा? सेल वॉल होगा, सेल वॉल होगा। और ये किस चीज़ की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की किस चीज़ की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। पूछेगा इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है, तो वो प्रोटीन की बनी होती है। पूछेगा सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, तो सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रहेगा, सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? सेल्यूलोज की। और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन की, ठीक है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका, हम बताए थे, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है। इन प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सेल वॉल इन प्रेजेंट प्लांट सेल, मतलब कि कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। याद रहेगा। और यह सेल्यूलोज की बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ये सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है, ये सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? इतना ही पूछता है, सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये क्या करता है? ये सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अब जरा माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया बताए थे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा बनाने का काम करता है। क्या करता है? ऊर्जा बनाने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज करने वाला अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कभी कभी खोजकर्ता भी पूछ देता है एग्जाम में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि एक क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स चक्र। और इनके अंदर जो 38 एटीपी, और फिर 38 एटीपी के बाद फिर क्या होगा? ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज फिर क्या करेगा? ऊर्जा प्रदान करेगा, एनर्जी प्रदान करेगा। तो वो पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मतलब सेल के अंदर क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? तो इसका जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। पूछेगा कि सेल के अंदर क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? तो उनका जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है, और क्रेब्स साइकिल कैसे चलता है वो भी आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इनके अंदर इसका जो एक आंतरिक दीवार होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ क्रेब्स साइकिल चल रहा है, ठीक है। तो इसका आंतरिक दीवार, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, तो इनके आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहेंगे? तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को कहेंगे क्रिस्टी। याद रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहेंगे? क्रिस्टी कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल 38 एटीपी के बाद फिर क्या करेगा? ग्लूकोज बनाएगा, और ग्लूकोज फिर टूटेगा, किसमें? एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा, पावर देगा। तो ये एनर्जी मतलब क्रेब्स साइकिल चलता है, इसी वजह से क्या करता है? ये ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा बनाता है। क्या करता है? ये ऊर्जा बनाता है। और तो इसके आंतरिक दीवार हो जाएगा क्रिस्टी। पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। चलिए, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को, क्रेब्स साइकिल को चलता है। अब इसके बाद जब हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो फिर तब वहाँ से हम उसके बारे में फिर बताएंगे। अभी सिर्फ इतना ही याद रखना, इसके अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है। तो फिर बताएंगे कि क्रेब्स साइकिल आखिर चलता कैसे है, तो वो बताएंगे जब ब्लड पढ़ाएंगे। तो याद रखना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं, ये हो गया। ये 38 एटीपी ग्लूकोज और ऊर्जा बनाते हैं, ये हो गया। अब जरा देखिए गोल्जी का, मान लीजिए ये गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी का काम बताए तो परिवहन का काम करता है। गोल्जी बॉडी किस चीज का काम करता है? परिवहन का काम करता है। गोल्जी बॉडी किस चीज का काम करता है? परिवहन का काम करता है। एक बार एक आदमी बारात गया था, उसको बार बार पानी ही परोस दिया जा रहा था, बार बार पानी परोस दिया जाता था। तो ऐसे में क्या हुआ ना, तो बड़ा तंग आ गया। तो कहता भाई साहब, गले में जो है ना पानी अटक गया है, गले में पानी अटक गया है, कोई जरा रसगुल्ला ला करके दो। तो कभी कभी ऐसा भी कार्टून सब पहुंच जाते हैं। तो गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी का है, या गोल्जी का है, इंग्लिश में इसको गोल्जी बॉडी कहते हैं। गोल्जी इसका खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने। इसकी खोज किसने की थी? गोल्जी का खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। तो ये क्या करती है? एक परिवहन का काम करती है। क्या करती है? परिवहन का काम करती है। बताए थे, जैसे मान लीजिए ये हाथ है, अब बात जरा समझिएगा। मान लीजिए ये हाथ है, फिर उस दिन भी समझाए, पिछले क्लास में हम समझाए थे, आज भी समझ लीजिए। मान लीजिए ये हाथ है, लिखने का काम इस हाथ से लिख रहे हैं 2 घंटा तक लिखे। कितना घंटा तक लिखे? 2 घंटा तक। उसके बाद अब ये हाथ में ऊर्जा है ही नहीं, मतलब लिख रहे हैं तो यहाँ तक, जैसे यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो आखिर ऊर्जा तो खपत हो रही है ना, आखिर ऊर्जा तो खपत हो रही है। लिख रहे हैं, ऊर्जा तो खपत हो रही है ना। तो मान लीजिए यहाँ से पूरा हाथ में ऊर्जा है, पूरा हाथ में ऊर्जा है, सेल है, हर जगह सेल है, वो यहाँ से पूरे शरीर में सेल है। इसलिए कि सेल के बारे में बताए थे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। और सेल थ्योरी के बारे में भी बताए थे। सेल थ्योरी मतलब कि हर शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिल करके बनाए। स्लाइडन और स्वान के बारे में जब बताए थे सेल थ्योरी के बारे में, कि स्लाइडन और स्वान ने जब सेल थ्योरी दिया तब कोशिका की खोज करने में आसानी हुई, कोशिका के और सारे डिटेल्स आसानी से पढ़ सके। तो ये मान लीजिए ये पूरे शरीर में सेल है, और यहाँ लिखने का काम हाथ कर रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा ऊर्जा इसकी खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो अब क्या होगा? अब हाथ चलेगा ही नहीं, ऐसे होगा, चलेगा ही नहीं, लिखाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं वहाँ तक। तो क्या करेगा? गोल्जी बॉडी परिवहन का काम करेगा। मान लीजिए इस हाथ में ऊर्जा बचा हुआ है, इस हाथ के सेल में जितना भी सेल है इसमें ऊर्जा बचा हुआ है, इस शरीर में जितना भी ऊर्जा है सब बचा हुआ है, इस जगह का ऊर्जा। तो यहाँ से जितना भी मतलब कि ऊर्जा है सबको खींचेगा, खींचते हुए यहाँ से यहाँ लाएगा, यहाँ से यहाँ लाते हुए लाएगा, लाते यहाँ तक लाएगा, और इसमें इसको बैलेंस कर देगा। मतलब इसका जितना ऊर्जा था इसको उठा करके यहाँ पे दे दिया, अब बराबर हो गया। तो अब इसके अंदर ऊर्जा आ गई, ताकत आ गई इसके अंदर। अगर इसके अंदर ताकत आ गई, अब फिर लिखना ये शुरू करेगा। अगर बताइए, सोचिए, अगर गोल्जी काय नहीं होता, गोल्जी बॉडी अगर नहीं होता,
तो मान लीजिए ये हाथ से लिखना अगर शुरू करते, लिखते लिखते ख़त्म हो जाता, तो फिर आखिर इसमें ऊर्जा आता कहाँ से? आपको तो फिर सलाइन करना पड़ता ना, फिर ऊर्जा देने के लिए अलग से मेडिसिन देना पड़ता, इंजेक्शन लगवाने पड़ते। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट काम है, कितना इंपॉर्टेंट काम है इसका परिवहन, ये गोल्जी बॉडी का कितना इंपॉर्टेंट काम है शरीर का। शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन है, जितने भी अंग है, सब एक से बढ़कर एक, सब सारे इंपॉर्टेंट है, सारे महत्वपूर्ण हैं। सबका फंक्शन धीरे धीरे हम एक एक करके सारा फंक्शन, पूरा शरीर के फंक्शन को समझेंगे कि कैसे कैसे काम करता है। तो ये गोल्जी बॉडी क्या करता है? एक परिवहन का काम करता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है? परिवहन का काम करता है। समझ गए? कोई दिक्कत? भूलिएगा नहीं, इसको याद रखना है। अब जरा चलिए वैक्यूल को, वैक्यूल बाबू को जरा देखते हैं। वैक्यूल बाबू कहता है कि राजधानी के अंदर पानी स्टोर रहता है। अब जरा देखिए, ये गोल्जी बॉडी हो गया। अब जरा देखिए इस वैक्यूल बाबू को, वैक्यूल के अंदर पानी स्टोर रहता है। अब मान लीजिए पानी पीते हैं, है ना, पानी पी लिए, दिन भर में 5 लीटर 6 लीटर पानी पी गए, तो पानी पेट में आया, है ना, कहाँ आया? पानी पिए तो पानी पेट में आया, जाहिर सी बात है पानी पेट में आया, और पेट से फिर कहाँ जाएगा? पूरा शरीर में जाएगा, पूरा शरीर में जाएगा। तो शरीर का मान लीजिए कि पसीना आ रहा है, तो आखिर पसीना तो पानी ही तो है, क्या है वो? पसीना पानी है ना। तो ये पानी मतलब कि शरीर से निकल रहा है, तो शरीर के सेल में पानी होता है, और वो 65% पानी स्टोर रहता है कहाँ? वैक्यूल में। शरीर के सेल में के वैक्यूल में 65% पानी रहता है। शरीर के सेल में एक वैक्यूल होता है, एक ऑर्गन वैक्यूल है, और वैक्यूल में 65% पानी रहता है। कितना प्रतिशत? 65% पानी रहता है। तो 65% जो पानी रहता है, और उस सेल के अंदर ये जो जीव द्रव्य पदार्थ, जो जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य में अगर 1% भी पानी की कमी आई ना, तो क्या होगा? प्यास लगेगा। कहते हैं ना, अरे पानी दो भाई, बहुत प्यास लगा है, गला सूख रहा है मेरा। तो उसकी वजह यही है कि ये जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म, ये जो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, जो चिपचिपा तरल पदार्थ है, चाहे न्यूक्लियस के अंदर रहे या सेल के अंदर रहे, इसमें 1% पानी की कमी आई है, इसीलिए आपको प्यास लगी है। अगर 10% पानी की कमी आ जाएगी ना, तो फिर डेथ हो जाएगा, आदमी की मृत्यु हो जाएगी, आदमी डेथ कर जाएगा। तो अगर प्यास क्यों लगती है? कि सेल के प्रोटोप्लाज्म में 1% पानी की कमी आई है, इसलिए प्यास लगी है। अगर 10% पानी की कमी आएगी तो फिर क्या होगा? तो फिर वो आदमी की मृत्यु हो जाएगी, आदमी डेथ कर जाएगा। याद रहेगा कि सर पानी कहाँ रहता है? तो पानी वैक्यूल में रहता है। सेल के वैक्यूल एक ऑर्गन है, इस वैक्यूल में पानी स्टोर रहता है। कितना स्टोर रहता है? शरीर का 65% पानी वैक्यूल में स्टोर रहता है। मान लेते चल रहा पानी अभी नहीं मिला, तो पानी आखिर वहां से स्टोर पानी एडजस्ट करेगा। अगर पूरा लग गया पानी तो आपको पीना ही पड़ेगा फिर। तो फिर इसके अंदर सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म में 1% पानी की कमी आई तो प्यास लगेगी। 10% पानी की कमी आई उसमें, तो फिर क्या होगी? आदमी की डेथ हो जाएगी, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो वैक्यूल का काम है, राजधानी का काम है पानी स्टोर करके रखना। राजधानी का काम है पानी स्टोर करके रखना। राजधानी का काम है पानी स्टोर करके रखना। याद रहेगा। अब देखिए सेंट्रोसोम को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया कितना इंपॉर्टेंट है ना, ऊर्जा बनाना। अगर ऊर्जा नहीं बनाएगा तो सोचो चलेंगे कैसे? ऐसे कैसे चलेंगे आप? ऊर्जा अगर नहीं बनेगा तो फिर बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत, चल नहीं पाएंगे। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा बनाना, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसका माइटोकॉन्ड्रिया का काम बताए थे ऊर्जा, गोल्जी बॉडी का परिवहन का काम करना, कितना इंपॉर्टेंट का काम है। उसके बाद राजधानी का काम है पानी स्टोर करके रखना, वैक्यूल का काम है पानी स्टोर करके रखना। अब जरा सेंट्रोसोम को देखिए। सेंट्रोसोम का काम क्या है ना, कि वो विभाजन करना। मान लीजिए ये सेल है, ये पूरा शरीर में सेल है, पूरा शरीर में सेल है, इस यहाँ से यहाँ तक सेल है। अब इसको सुई से ऐसे उखाड़िएगा तो 4-5 सेल, 10 सेल, 20 सेल आ सकता है इसमें, ठीक है। अब जो इसके अंदर जो खाली जगह हो गया, आखिर जैसे 10 सेल वहाँ से निकला तो 10 जगह खाली हो गया, तो अब क्या करेगा? सेल के अंदर, हर सेल के अंदर सेंट्रोसोम, हर सेल के अंदर सेंट्रोसोम होता है, और सेंट्रोसोम का काम है विभाजन करना। मतलब कि एक सेल से 2 सेल हो जाना, एक अपनी जगह पे रखेगा और एक खाली जगह जो है वहाँ पे एक चला जाएगा। तो ये 10 सेल जो खाली निकाले यहाँ से, 10 सेल खाली हो गया। जब 10 सेल खाली हो गया तो बगल की कोशिकाएं विभाजन कर जाएगी, और विभाजन करने के बाद ऐसे में क्या होगा? जो 10 सेल जो खाली जगह जो हुआ था, वो 10 जगह पर बगल की कोशिकाएं विभाजन करके एक अपनी जगह पर रख लेगा, और एक जगह खाली जगह जो है वो खाली जगह पर चला जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब जरा देखिए, शरीर में बहुत सारे ऑर्गन है, ब्रेन भी है, लीवर भी है,
तो कहीं कहीं पर ऐसे क्या होता है ना, तो दोनों तो एक चीज से बनी नहीं है, लीवर अलग चीज से बना है और यहाँ ब्रेन अलग चीज से बना है। ब्रेन बना है न्यूरॉन से और लीवर में सेंट्रोसोम ज्यादा पाए जाते हैं। अब मान लीजिए लीवर का एक टुकड़ा अगर कट जाएगा ना तो अपनी क्षतिपूर्ति तुरंत कर लेगा, इसलिए कि वहां सेंट्रोसोम अधिक होता है और सेंट्रोसोम जब अधिक होगा तो सेल विभाजन करने में बहुत तेजी से विभाजन हो जाएगा और जब बहुत तेजी से विभाजन होगा तो वहां एडजस्ट तुरंत हो जाएगा और क्षतिपूर्ति पूरा हो जाएगा। अब जरा ब्रेन की बात करिए, ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन में होता क्या है ना कि वो न्यूरॉन सेल से बना है और न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अब देखिए पूरा ब्रेन तो सिर्फ न्यूरॉन सेल से नहीं बना है, ब्रेन में 90% न्यूरॉन सेल से और 10% गिलियन सेल से बना है। तो 10% जो गिलियन सेल है और उस गिलियन सेल में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं और ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। अगर मान लीजिए मारेगा इसका जोर से खटाक से तो अंदर हड्डी फूटा और हड्डी फूट के ब्रेन में घुसा, जब ब्रेन में चोट लगेगी ना या ब्लड जमेगा ना, चोट लगेगी ना तो फिर वो सही होने वाला नहीं है, खत्म, जाओ दग दग गो वो खत्म, सही होने वाला नहीं है वो। तो ऐसे में कहता भाई इसको माथा को बचा करके रखिए, सर ब्रेन को बचा करके रखिए, ब्रेन को बचा करके रखिए। ब्रेन को इसलिए ब्रेन को बचा करके रखिए, यहाँ पर जो है ना इसका ट्रीटमेंट उपचार है ही नहीं इसका। अगर ब्रेन में जबरदस्त टक्कर लग गया ना, चोट लग गया ना तो फिर वो ठीक होने वाला नहीं। जाओ जाओ बेटा दग दग गो, कोई उपाय नहीं है अब। तो इसीलिए कहता है ब्रेन को बचाइए, इसलिए बचाइए कि वहां पर सेंट्रोसोम नहीं है। अब जब सेंट्रोसोम नहीं है तो बेटा विभाजन कौन करेगा, ये भी तो दिक्कत वाली बात है। चलिए इतना सेल के फंक्शन को समझ लिए थे, उसके बाद आगे क्लास में हम लोग बताए